हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 50, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। इससे पहले वीडियोस में हमने नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था एंड आई एम रियली श्योर कि उससे रिलेटेड कोई डाउट ना हो। इनकेस अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को मैंशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे किस तरीके से जो है इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था और किस तरीके से जो है फंक्शंस परफॉर्म करती है ये कमीशंस, अपनी रिपोर्ट्स किस तरीके से सबमिट करती है और क्या क्या पावर्स बेसिकली नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को मिली हुई हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज ये चैप्टर छोटा है तो आज की वीडियो में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी। इन द मंडल केस जजमेंट ऑफ 1992 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है, जिसका काम क्या होगा, एग्जामिन करेगा कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यानी जो बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसमें किस तरीके से मान लो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन्स का अंडर इंक्लूजन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, किसी का ओवर इंक्लूजन है, किसी को इंक्लूड ही नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ों से रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उन कंप्लेंट्स को एग्जामिन करने का काम उस परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का होगा। और आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंगली आपको जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को सेटअप किया 1993 में। किसके थ्रू? एक एक्ट निकाला, पार्लियामेंट ने पास किया। उस एक्ट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993। यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई और उसको उन्होंने बेसिकली एक्ट निकाला उसके रिगार्डिंग 1993 में। और उस एक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस परमानेंटली सेटअप हो गई। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम कर रही थी। तो ये जो आपका जजमेंट है बेसिकली आपको अगर ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस जजमेंट आया था, इंदिरा स्वानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसको कॉमनली हम जानते हैं मंडल केस जजमेंट के तहत, जो कि 1992 में आया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था कि जो यहाँ पे इनकरेक्ट इंक्लूजन हो रहे हैं या फिर जो एक्सक्लूजन हो रहा है सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स का इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल है, किन किन को बेनिफिट मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो यहाँ पे ये सारे रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स आ रही है इसको एग्जामिन करने के लिए हमें एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी एंड दैट्स वाई यहाँ पे परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई कम्युनिटी है जिसको रॉन्गली क्लासिफाइड कर दिया गया है एज एन ओबीसी व्हेन इट इज़ एक्चुअली सोशली एंड एजुकेशनली एडवांस्ड। यानी वो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो सोशली और एजुकेशनली इतने ज़्यादा एडवांस हैं, फिर भी उन्हें गलत तरीके से जो ओबीसी की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, तो अगेन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो अदर कम्युनिटीज़ के मेंबर है इसके रिगार्डिंग एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। एंड ये जो बेसिकली जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग उस कंप्लेंट को देखेगी। अगर उन्हें लगेगा कि सच में वो कम्युनिटी सोशली और एजुकेशनली एडवांस है, उसका फिर इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंडर नाम होना ज़रूरी नहीं है, तो उनको वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट से। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें, अगर मान लो ऐसी कोई कम्युनिटी जो काफ़ी ज़्यादा सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं और उनको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज एन ओबीसी, तो उस केस में भी यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है उनके रिगार्डिंग कि यहाँ पे अंडर इंक्लूजन देखा गया है। ठीक है, तो इस केस में ये जो बॉडी बनाई गई है, जो परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी की सारी इसका मेन काम यह होगा कि वो सारी की सारी कंप्लेंट्स को यहाँ पे देखेगा एंड इंश्योर करेगा कि सारी की सारी कम्युनिटीज़ जो हैं जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट कर रही है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस का, वही जो है बेसिकली इंक्लूड होनी चाहिए ओबीसी की लिस्ट के अंडर, सो दैट बेसिकली हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकें एनी मिसयूज़ ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम। क्योंकि देखो रिजर्वेशन सिस्टम के लिए हर एक कम्युनिटी चाहेगी कि भाई मेरा भी यहाँ पे नाम होना चाहिए। तो अगेन जो एनसीबीसी का काम ये है कि जो सच में
सच में ऐसी कोई सिटीजन, ऐसी कोई कम्युनिटी जो सोशली एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो सिर्फ वही क्लासेस इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हो जो सच में बैकवर्ड हो, ठीक है। और ऐसी क्लासेस, ऐसी कम्युनिटी जो ऑलरेडी सोशली एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो उनको रिजर्वेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे एक्सक्लूड करना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई इन सब चीज़ों को जो उस समय बेसिकली देखी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बहुत ज़्यादा ओवर इंक्लूजन, अंडर इंक्लूजन यहाँ पे देखा जा रहा है। जिनको सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। जो क्लासेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस सेक्शन पे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रिच है, हम कह सकते हैं सोशल एजुकेशन काफ़ी एडवांस है, वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उस समय इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं एनसीबीसी को बनाया गया था। और हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक तरह से अटेम्प्ट किया है कि हमें यहाँ पे रिफाइन करना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस, कि एक्चुअल में बैकवर्ड क्लासेस कौन है, उनको आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उनको रिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड टू एड्रेस करना कंसर्न्स अबाउट द क्रीमी लेयर। एंड आई एम रियली श्योर कि आपको क्रीमी लेयर के बारे में पता होगा। क्रीमी लेयर बेसिकली क्या है, एक मोर एडवांस सेक्शन है विद इन द बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। जो बैकवर्ड क्लासेस का जो कम्युनिटी है उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, सोशली एजुकेशन काफ़ी एडवांस है। तो उनका बेसिकली इस ओबीसी लिस्ट का फ़ायदा बेसिकली नहीं मिलना चाहिए। उनको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है उनको नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज जो ऑलरेडी बैकवर्ड है उनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए। दैट्स वाई ऐसे रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स आएंगे क्रीमी लेयर से रिलेटेड, तो उन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करना, एग्जामिन करना, हर एक चीज़ काम किसको दी गई, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को दी गई। सो आई एम श्योर कि अब आपको इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री समझ में आ गया था कि क्यों बेसिकली मंडल कमीशन, बेसिकली जो मंडल केस जजमेंट है ये आया, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 1992 के टाइम पे ज़रूरत आन पड़ी कि हमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी जो इन सारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं टैकल कर सके। और जो बेसिकली जो सच में हकदार है उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम के सारे बेनिफिट्स लेने की, उन पर्टिकुलर सिटीजन्स को, उन पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो चीज़ मिल सकें। लेटर ऑन आपको देखने को मिलेगा 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में कन्फर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन द कमीशन, यानी जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है जिसको 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला था, उसको 2018 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी डिक्लेयर कर दिया। और क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी डिक्लेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करोगे। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया था, उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत हमने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी डिक्लेयर कर दिया। एंड फॉर दिस पर्पज़ द अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया एक न्यू आर्टिकल 338B इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हेंस द कमीशन सीडेड टू बी स्टैट्यूटरी बॉडी एंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी हम कह सकते हैं 2018 के बाद से जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम ना करके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह वो काम करती हुई नजर आएगी। अब मेन चीज़ यही था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अगर आप किसी को बनाते हो तो ऑल्दो आप उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दे देते हो, अब कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है, वो जो कमीशन है, वो और अच्छे से काम कर पाएगी। दैट्स वाई ये नीड देखी गई कि अब हम इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस उसको प्रोवाइड कर देते हैं। एंड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिपील एक्ट एक लाया गया 2018 में, जिसने फाइनली रिपील कर दिया उस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट को जो कि लाया गया था 1993 में। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एक्ट जब तक रहेगा तब तक वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती रहेगी। तो अगर हम एनसीबीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी ना बना के कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का स्टेटस दे रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट को हमें रिपील करना पड़ेगा। सो इस एक्ट को रिपील करने के लिए 2018 में ही नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस रिपील एक्ट आया, और इस रिपील एक्ट ने बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट को बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो रिपील कर दिया गया। और 2018 में एक अमेंडमेंट के दौरान हमने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड कर दिया, और एक आर्टिकल 338B को हमने इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो अगर मैं बात करूँ 102nd अमेंडमेंट एक्ट के कुछ फीचर्स की, ऑल्दो आपने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा होगा, बट थोड़े से पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आपकी क्लैरिटी यहाँ पे हो जाए। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 जब आया था तो इसने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था हमारे इंडिया में, जिसने इंट्रोड्यूस किया, कुछ सारे चेंजेस लेके आया था, जिसमें आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है एंड क्या क्या राइट्स होने चाहिए सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट में हम देखने को मिलेंगे। कुछ प्रोविजंस बताए गए थे। सबसे मेन फीचर अगर बोले इस अमेंडमेंट एक्ट का तो यही था कि जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है, 2018 में। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 338B को इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 338 जो है बेसिकली डील करता है विद क्या स्ट्रक्चर होगा एनसीबीसी का, क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, कहाँ कहाँ से इनको पावर मिलेगी, ये सब चीज़ें हमें आर्टिकल 338B के थ्रू में पता चलता है।
और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल नंबर 334A इसको भी बेसिकली लाया गया। और ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल 334A, ये बेसिकली एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सो दैट वो नोटिफाई कर सके पर्टिकुलर कास्ट को एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। यानी कौन सी पर्टिकुलर कास्ट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने का, नोटिफाई करने का पावर जो है प्रेसिडेंट को मिला है। और प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं पावर दी है पार्लियामेंट को कि उस पर्टिकुलर लिस्ट में, जो ओबीसी की लिस्ट है, उसमें किस चीज़ को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास पावर है। थर्ड फीचर की अगर हम बात करें तो ड्यूटीज़ की बात की जाती है कि एनसीबीसी का मेन ड्यूटी क्या होगा। तो एनसीबीसी को, जैसा कि हम जानते हैं, एक स्पेशल टास्क दिया गया है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना है, मॉनिटर करना है ऐसे मैटर्स रिलेटेड टू दी सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर दी सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो भी सेफ गार्ड्स उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको मॉनिटर करने का दिया गया है। और साथ ही साथ इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स अगर आती है कुछ भी रिगार्डिंग कि किस किस को यहाँ पे इंक्लूड करना है, लिस्ट के अंदर किसका नाम इंक्लूडेड होगा, किसका नाम इंक्लूडेड नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर आती है तो उनको बेसिकली वहाँ पे उस केस में इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड साथ ही किस तरीके से पार्टिसिपेशन होगा फॉर एडवांसिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरीके से हमें लेके आनी है पर्टिकुलरली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो वो सब चीज़ों पे आप काम करते हुए नजर आएंगे एनसीबीसी। फोर्थ फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे पावर मिली है कि यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब बेसिकली सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हैं उनमें कौन बेसिकली सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बेसिकली स्पेसिफाई करने का काम बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट को मिला है। एंड ये कहीं ना कहीं ये फिर बेसिकली बताएगा किस तरीके से फिर वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो जो पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको किस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ फीचर की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का रोल यहाँ पे बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है कहीं ना कहीं उनके पास पावर है कि इंक्लूड करना और एक्सक्लूड करना कम्युनिटीज़ को फ्रॉम दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसमें कौन सी कम्युनिटी इंक्लूडेड हो गई, किसको एक्सक्लूड करना है, वो पावर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को दी गई है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का आपको देखने को मिलेगा, इंटरप्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन मई 2021 में। आई होप आपको याद होगा ये चीज़। यहाँ पे बोला गया था कि जो पावर है स्टेट की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिमूव कर दी गई है टू आइडेंटिफाई करने के लिए सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करती थी, तो वो पावर कहीं ना कहीं उनसे छीन ली गई है, क्योंकि उस पर्टिकुलर देखने को मिलेगा अंडर देयर टेरिटरी, यानी जो पर्टिकुलर स्टेट जो है उनके अपनी टेरिटरी के अंदर कौन बेसिकली सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको पता करना और किस तरीके से वो ग्रांट करते थे कोटाज इन द जॉब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, तो वो पावर कहीं ना कहीं स्टेट से रिमूव कर दी गई है। रिसेंटली मई 2021 की बात है ये। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 जो आया था उसका मेन एम यही था कि हमें स्ट्रीमलाइन करना है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस एंड इंश्योर करना है कि मोर यूनिफॉर्म अप्रोच हो अक्रॉस द कंट्री वाइल प्रोवाइडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर addressing the grievances related to the inclusion or exclusion of the socially and educationally backward list में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक तरीके से जो है एड्रेस करें, एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो जो हर एक पूरे कंट्री में देखने को मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं further the scope of the functions assigned to the commission is also enlarged under a new dispensation. This was done in order to safeguard the interest of the social education backward classes more effectively. In other words, the constitutional status जो था new commission का is at par with the national commission of scheduled caste and the national commission of scheduled tribe. और ये चीज़ तो अभी हमने देख ही ली किस तरीके से 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था, उसने इंसर्ट किया था न्यू आर्टिकल 334A जो इनेबल करता है प्रेसिडेंट को टू स्पेसिफाई करे सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। अब हम बात करते हैं कमीशन की, तो कमीशन कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन होंगे यहाँ पे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे और इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देयर कंडीशन ऑफ सर्विस जो होगी, टेन्योर ऑफ ऑफिस जो होगा वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे कमीशन के। सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे बताया गया है, द फंक्शंस ऑफ द कमीशंस आर द फ्लोइंग। फर्स्ट इज टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड टू इवेलुएट देयर वर्किंग।
सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, किस तरीके से उनको ये टास्क दिया गया है कि आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी लीगल मेजर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस को, वो देखना किस तरीके से उनको वो चीज़ें मिल पा रही हैं, किस तरीके से वो जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही हैं ग्राउंड लेवल पे, कितना इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट हो रही है, किन किन तक वो फ़ायदा पहुंच रहा है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करने का काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है बेसिकली कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा वेदर द रिजर्वेशन इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो हम यहाँ पे देखने को मिलेगा रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर दी SEBCs के लिए, वो करेक्टली अप्लाई हो भी रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा। इफ़ अ सर्टेन SEBC, तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में बोल रही हूँ सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को SEBC, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इफ़ अ सर्टेन SEBC इज़ नॉट रिसीविंग द इंटेंटेड बेनिफिट्स ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव नेगलेक्ट की वजह से या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की वजह से, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा सीन अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे अगेन NCBC यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा। NCBC कैन टेक करेक्टिव मेजर्स लेगा सो दैट वो जो भी बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को, चाहे अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स में उनको जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं करेक्ट तरीके से उनको मिलने चाहिए। साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है बेसिकली मॉनिटर करेगा ओवरऑल प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है इन क्लासेस का, एंड इवेलुएट करेगा द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सेफगार्ड्स जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है लेजिस्लेचर के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमने उनको रिजर्वेशन दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। तो वो सारे के सारे मेजर्स, ठीक है, वो सारे के सारे मेजर्स यहाँ पे सही तरीके से उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं नहीं पहुँचा रहे, तो सारी की सारी ओवरऑल प्रोग्रेस को यहाँ पे मॉनिटर करता हुआ नजर आएगा। और मेन चीज़ आपको देखने को मिला है किस तरीके से ये जो मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी लीगल सेफगार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस को, तो किस तरीके से वो उनकी उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर रहा है, कितने तरीके से वो उनको हेल्प कर रहा है सोसाइटी में वो जो पोजिशन है सोशली एंड एजुकेशनली उनको और ज़्यादा अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, हमारी जो गवर्नमेंट कह लो, उनका मेन एम यही है कि ऐसे बैकवर्ड क्लासेस जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना अपलिफ्ट कर देना है, चाहे हम रिजर्वेशन के माध्यम से करें, सो दैट वो इस पोजिशन पर आ जाएँ कि आगे वाले टाइम पे उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा एडवांस हो जाए। जैसा कि हम बात करते हैं क्रीमी लेयर की, तो क्रीमी लेयर जैसे कि हमने बात की थी क्या है, वो मोर एडवांस सेक्शन है विद इन दी बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। तो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर अगर हम रिजर्वेशन के थ्रू अगर उनको एडवांस कर दे तो इन शॉर्ट बाद में फ्यूचर में उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो उस चीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगेन उनको ओवरऑल किस तरीके से वो प्रोग्रेस हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करना, मॉनिटर करना, ये काम जो है बेसिकली NCBC को आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड फंक्शन की बात करें, इंक्वायरी करता है इनटू अ स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट एंड द सेफगार्ड्स टू ऑफ द सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फंक्शन की बात करें, कंसिडर करो एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो भी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस है उसका कोई मेंबर है, उसको डिनाई किया जा रहा है कि भाई आपको हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डिनाई किया जा रहा है डिस्पाइट मीटिंग ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ अ रिजर्व सीट, मतलब एक रिजर्व सीट के लिए जो जो क्राइटेरियाज होना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड पर्सन है उसके पास वो सारा का सारा क्राइटेरिया है, फिर भी आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एडमिशन देने से मना किया जा रहा है। सो इस केस में वो जो पर्सन है, वो जो मेंबर है जिसको एडमिशन लेना है, वो सिंपली क्या करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा NCBC में, एंड वहाँ पे सारी की सारी जो भी एलिगेशंस उस पर लगाई गई हैं, किस तरीके से उसको डिनाई किया जा रहा है, वो हर एक चीज़ जो है वहाँ पे कन्वे करेगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे बताएगा किस तरीके से जो उसको राइट टू एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, सेफगार्ड प्रोवाइड किया था रिजर्वेशन का, विच इज़ मीन टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। यानी जो ये सेफगार्ड जो रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो उनको दिया गया है, बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है, सो दैट उनको अपलिफ्ट कर सके,
वो सारे के सारे सेफगार्ड, वो राइट टू एजुकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा वॉयलेट हो रहा है, यूनिवर्सिटी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिशन ग्रांट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एनसीबीसी अगेन इन्वेस्टिगेट करेगी उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को, वेरीफाई करेगी वो सारे के सारे फैक्ट्स को कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं वो पर्टिकुलर पर्सन झूठ बोल रहा हो, क्या सच में यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया है नहीं किया है, अगर डिनाई कर रहा है तो किस बेसिस पर डिनाई कर रहा है। तो वो सारे के सारे फैक्ट्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा एनसीबीसी के द्वारा, सो दैट वो रेक्टिफाई कर सके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एंड इंश्योर करे दैट द इंडिविजुअल के जो राइट हैं वो कहीं ना कहीं फर्दर वॉयलेट ना हो, उसको जो एडमिशन यहाँ पे मिलना चाहिए वो चीज़ उसको मिल जाए। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे एनसीबीसी इंश्योर करेगा कि जो भी लीगल मेजर्स यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड किए गए हैं उनको वो सारे के सारे सही तरीके से प्रोटेक्ट करे, उनको एडवांस करे, बेसिकली सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। बस नाम की ना रह जाए कि भाई गवर्नमेंट ने उनको दिया है, बट यू नो अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो कुछ हो नहीं रहा है उनके लिए, तो वैसा कुछ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड फंक्शन है टू पार्टिसिपेट इन एडवाइज्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड टू इवेलुएट द प्रोग्रेस फॉर द डेवलपमेंट अंडर द यूनियन और अ स्टेट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है उसको बेसिकली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करे फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, मतलब वो सारी की सारी जो पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एनसीबीसी का भी, और इम्प्लीमेंटेशन तो बेसिकली वो करेगा ही करेगा। और मेन एम जो होगा पॉलिसीज़ का वही होगा किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सके सोशल एजुकेशनल कंडीशन जो है बैकवर्ड क्लासेस के, उनको मेनली इम्प्रूव करने का काम बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि वो सबसे मस्ट प्रायोरिटी हैं। एडिशनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज़ इन अचीविंग देयर इंटेंडेड गोल्स, यानी कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो फॉर्मुलेशन हो रहा है पॉलिसीज़ का, उसमें कंट्रीब्यूशन एनसीबीसी का होगा, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे देख पा रहा है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सो दैट वो एजुकेशनली और सोशली जो एडवांस हो सके। तो उस नॉलेज को कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में उनकी नॉलेज को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और एडिशनली इस बात पे फोकस किया जाएगा कि जो भी हम मेजर्स यहाँ पे उठा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसको इफेक्टिवली जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो भी यहाँ पे गोल्स हमने सोच के रखे हैं वो गोल्स कहीं ना कहीं अचीव हो सके प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एनसीबीसी को बेसिकली इन्वॉल्व किया जाता है फॉर एडवाइजिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती है, जो कि डिज़ाइन की जाती है इस तरीके से कि हमें इम्प्रूव करना है लाइवलीहुड ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का थ्रू दी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी काफ़ी ज़्यादा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हुए अगेन जो है एनसीबीसी से यहाँ पे एडवाइस ली जाती है, भाई आपको थोड़ा बहुत पता है कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप भी कुछ नॉलेज शेयर करो। तो इस तरीके से यहाँ पे एनसीबीसी का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। एंड योर कमीशन जो है वो नॉट ओनली प्रोवाइड द इनपुट, सिर्फ इनपुट प्रोवाइड नहीं करती ऑन हाउ द स्कीम शुड बी स्ट्रक्चर्ड, बट ऑल्सो मॉनिटर करती है उसकी प्रोग्रेस को कि किस तरीके से जब स्कीम आ चुकी है ग्राउंड लेवल पे तो किस तरीके से वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है वो भी इंश्योर करेगी। एंड इंश्योर करेगी दैट द बेनिफिट जो है, जो बेनिफिट्स उस स्कीम के थ्रू पहुँचने चाहिए हर एक सेक्शन को, जो पर्टिकुलरली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की जो कम्युनिटी है उन तक जो बेनिफिट्स है वो पहुंचने चाहिए, वो सब चीज़ों को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। एंड एनसीबीसी हम कह सकते हैं पीरियडिकली, ठीक है, पीरियडिकली यहाँ पे इवैल्यूएट करेगी क्या इम्पैक्ट है उस पर्टिकुलर स्कीम का सोसाइटी के अंदर, उस पर्टिकुलर सोशल इकोनॉमिकली जो स्टेटस है उस पार्टिसिपेंट्स का, उनमें किस तरीके से वो जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, सच एज इंक्रीजिंग इन द इनकम लेवल, यानी उस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, यानी जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी कि भाई हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है बैकवर्ड क्लासेस को, तो वो जब स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, अब जब उसको प्रोडिकली हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, मान लो 6 महीने में इवैल्यूएट कर लिया, फिर 1 साल में इवैल्यूएट कर लिया, तो एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए किस तरीके से, क्या इनकम लेवल उनका इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ, ये देखने का काम है। एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा है, एजुकेशन अचीवमेंट कितनी निकल के आ रही है, कितना किस तरीके से उनका जो सक्सेस है और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पे देखा गया, तो इन सब चीज़ों को भी मॉनिटर किया जाएगा। बिकॉज मेन चीज़ तो यही है ना, हमें इम्प्रूवमेंट देखनी है। अगर गवर्नमेंट से स्कीम अगर लेके आएगी और उसका इम्प्लीमेंट, उसका कहीं ना कहीं जो राइट आउटपुट है, जो राइट रिजल्ट है, अगर वो ग्राउंड लेवल पे निकल के नहीं आएगा तो उस चीज़ का, उस स्कीम का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स पेयर की जो मनी है बस वेस्ट चली जा रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीबीसी का जो रोल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉर्मुलेशन में अपनी इनपुट दे रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके प्रोग्रेस को यहाँ पे देखना है कि सच में जो लोग के लिए हम यहाँ पे स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इनकम उससे जनरेट
जनरेट हुई भी या नहीं हुई। अगर मान लो उनकी इनकम लेवल अभी भी वैसे की वैसी है तो यहाँ पे उन लूप होल्स को चेक किया जाएगा कि अगेन यहाँ पे स्कीम में हम ऐसा क्या करें कि उनकी इनकम लेवल को हम बढ़ा पाएँ, एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेट जो है उसको बढ़ा पाएँ, एजुकेशन अचीवमेंट को हम यहाँ पे बढ़ा पाएँ। तो उन सब फैक्टर्स पर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। सो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि दिस प्रोसेस हेल्प करेगा इंश्योर करने में कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो लाए गए हैं फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो राइट ट्रैक पे होने चाहिए। ये नहीं सिर्फ नाम के लिए नहीं कि लेके नहीं आना, हमें राइट ट्रैक पे उसको लेके आना है एंड मेकिंग अ टैंजिबल डिफरेंस यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उनकी लाइफ के अंदर वो जो हम अपलिफ्ट करने के लिए उनको ये सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हो सच में वो ग्रोथ दिखनी चाहिए कि फाइनली जो हमने मान लेते हैं कि मान लो 2014 में स्कीम आई है, 2020 तक उसको स्कीम तक चलना है, तो इस टाइम पीरियड में कितना अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है वो रेशो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि हम शो कर सके कि सच में ये जो बेनिफिट्स हमने दिए, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किए, सच में इस पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फ़ायदेमंद कर रहा है। अगर फ़ायदेमंद नहीं कर रहा है तो यहाँ पे अगेन हमें अपनी पॉलिसीज़ के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रेजेंट to the president annually and at such other times as it may deem fit reports upon the working of those safeguards। सो यहाँ पे बेसिकली जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है ये कहीं ना कहीं कंपाइल करेगा अपने जो भी डाटाज उसने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कलेक्ट करके रखे हैं एंड सबमिट करेगा वो सारे के सारे रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एनुअल बेसिस पे, यानी साल में एक बार या फिर फ्रिक्वेंटली इफ़ नेसेसरी। अगर मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई अभी मुझे रिपोर्ट चाहिए तो जब भी टाइम फिट लगेगा उनको तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं डिटेलिंग बताएगी क्या इफेक्टिवनेस है, ठीक है, क्या क्या जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं ग्राउंड लेवल पे, जो पॉलिसीज़ काम कर रही हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग बताई हुई होगी। इन्फोर्समेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन का यहाँ पे किया जा रहा है सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट्स में प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एनसीबीसी को अगर मान लो लगता है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो सर्टेन सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस हैं दे आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम रिजर्वेशन पॉलिसीज़ इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ मिल रही हैं उनको बेनिफिट कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा, अभी भी उनका जो रेशो है वही देखने को मिल रहा है जितना पहले था ड्यू टू सम सिस्टमैटिक इशूज़ की वजह से। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे वो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि द कमीशन वुड देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट, यानी अब वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वहाँ पे वो आउटलाइन करेगा अपनी फाइंडिंग्स को जो उसने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि क्या रीज़न है एंड प्रेजेंट करेगा वो प्रेसिडेंट को देगा एंड दिस रिपोर्ट वुड इंक्लूड एन इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन, यानी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है उसको पूरा का पूरा इवैल्यूएशन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मेंशन होगा। वो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस देगा कि भाई ग्राउंड लेवल पे देखो रियलिटी ये चल रही है कि कुछ सिस्टमैटिक इशूज़ के कारण जो रिजर्वेशन आप प्रोवाइड कर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उससे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को दिख नहीं रहा है। तो जो करंट सिचुएशन है वो तो उसने बताई है रिपोर्ट में, साथ ही साथ अब क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता है, एनसीबीसी को प्रॉब्लम तो पता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट क्योंकि उसको प्रॉब्लम पता है तो साथ ही साथ वो सोल्यूशंस के लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करेगा कि ठीक है हम कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस कर लेते हैं, वो चेंजेस कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में मेंशन होंगे। अब वो रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट को जाएगी और प्रेसिडेंट जब उसको पार्लियामेंट में रखेंगे तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा राज्यसभा उस चीज़ के ऊपर बहस करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि सच में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो इफेक्टिव है तो उसको फिर फर्दर ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, स्कीम्स के अंदर फिर चेंजेस लाए जाएंगे सो दैट उनको वहाँ पे बेनिफिट मिल सके। सो यहाँ पे हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस होंगी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आनी है और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया जाएगा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स किस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए सो दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बेसिकली जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस का यहाँ पे दिखने को मिले। एंड प्रेसिडेंट जो है अपॉन रिसीविंग दीज रिपोर्ट प्लेसेस, जैसे कि हमने बात की, पार्लियामेंट के सामने रखेगा, अलॉन्ग विद मेमोरेंडम होगा जो एक्सप्लेन करेगा क्या क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए दैट इज बेस्ड ऑन द कमीशंस रिकमेंडेशंस एंड दिस प्रोसेस इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, यानी ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा ताकि हमारे प्रेसिडेंट को पता हो कि किस तरीके से यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। एंड अगेन पार्लियामेंट जो है इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें हमें और ज़्यादा बेहतर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है to make recommendation as to measures that should be taken by the union or a state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare, socio-economic development of the social and education backward classes।
सो यहाँ पे एनसीबीसी का काम ये है कि वो बेसिकली यहाँ पे सजेस्ट करेगी कुछ ऐसे एक्शंस जो कि लिए जाने चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, सो दैट वो इंश्योर कर सके किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शंस यहाँ पे हम इंश्योर करवा सके फॉर सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को, और वो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे जो मेजर्स है वो इफेक्टिवली इन्फोर्स हो। तो उस चीज़ के रिलेटेड जो भी एक्शंस यहाँ पे होंगे तो उनको सजेस्ट किया जा सकता है एनसीबीसी के द्वारा फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एनसीबीसी जो है यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को कि भाई आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे लेके आ सकते हो फॉर स्पेसिफिकली जो डिज़ाइंड हो फॉर दी स्टूडेंट फ्रॉम दी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस में, जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे लेके आ सकते हो। और उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा, वो इन्हांस करेगा देयर एक्सेस टू दी हायर एजुकेशन, यानी ऐसे बैकवर्ड क्लासेस जो कहीं ना कहीं उनका जो रेशो था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उतना नहीं था, और हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे अगेन उनका रेशो बहुत कम होता है, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हायर एजुकेशन तक पढ़ने की इच्छा रखते हैं और वहाँ तक कहीं ना कहीं पहुँच पाते हैं, बिकॉज अगेन कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता जा रहा है। कंपटीशन में सस्टेन कर पाना और वहाँ तक चीज़ों तक पहुँच पाना, अगेन यहाँ पे एक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होना चाहिए कि वो इस तरीके से कोई स्कॉलरशिप स्कीम लेके आ सकें जो कि उन बच्चों को जो कि इतने एडवांस नहीं है, सोशली एजुकेशनली एडवांस नहीं है, उन बच्चों के लिए वो स्कीम्स लेके आएँ, स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आएँ ताकि वो भी हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। एंड द कमीशन माइट ऑल्सो सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज़, जैसे कि हमने बात की अगर मानो जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ एग्जिस्टिंग में चल रही हैं अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ लूप होल्स है, तो किस तरीके से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, उस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सजेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एनसीबीसी के द्वारा। बात करें रिगार्डिंग दी मोर इंक्लूजन, किस तरीके से ज़्यादा अगर इंक्लूजन की बात करना है, अगर और भी चीज़ों को इंक्लूड करना है, एंड बेटर सर्व द इंटेंडेड बेनिफिशरीज किस तरीके से यहाँ पे होंगे और किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पहुँचा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे चेंजेस लाने चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट करने चाहिए हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सजेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड दीज रिकमेंडेशंस आर एम्ड एट इंश्योरिंग दैट दी socially and educationally backward classes receive करे full benefits of the safeguard in place and are supported in their socio-economic development में, उनका advancement में जो है कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा होना चाहिए, उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन वेलफेयर डेवलपमेंट एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज द प्रेजिडेंट में स्पेसिफाई। ये सारे फंक्शंस जो भी हमने अभी ऊपर देखे हैं, ये फंक्शंस तो परफॉर्म करने ही करने हैं एनसीबीसी को, बट इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो परफॉर्म कर सकता है कुछ एडिशनल ड्यूटीज़, वो ड्यूटीज़ जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के द्वारा साइन की गई होंगी। एंड ये जो ड्यूटीज़ होंगी जो उनको दी जाएंगी एडिशनली, उनका एम यही होगा अगेन कि आपको इन्हांस करना है वेलबींग एंड द प्रोग्रेस ऑफ द सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस, जो है उनका वेलबींग हो गया, उनका प्रोग्रेस हो गया, उनको और ज़्यादा आपको इन्हांस करवाना है बियॉन्ड द फंक्शन एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी यहाँ पे प्रोविजंस लिखे गए हैं उसके बियॉन्ड जाके अगर आपको और भी चीज़ें कुछ करनी पड़ी तो वो भी चीज़ आप करो, क्योंकि ये चीज़ें प्रेसिडेंट ने बोली गई हैं एनसीबीसी को करने के लिए। बिकॉज इन शॉर्ट हमारा जो मेन एम यही है किस तरीके से वेलबींग और जो प्रोग्रेस है उनको किस तरीके से अपलिफ्ट करना है, ये चीज़ हमारी होनी चाहिए इन शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मान लो प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं एनसीबीसी को कि भाई आप जो है इन सब चीज़ों के अलावा आप ओवरसी करो कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है, नए नए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लेके आए जा रहे हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अमंग फार्मर्स फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, यानी बैकवर्ड क्लासेस में जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो सरकार नए नए इनिशिएटिव्स लेके आ रही हैं वो इनिशिएटिव किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको फ़ायदा मिल रहा है, उन सब चीज़ों में भी आप जो ओवरसी करो, देखो वहाँ पे जाके मॉनिटर करो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एनसीबीसी यहाँ पे अगेन कोऑर्डिनेट करेगी वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के साथ, प्रोवाइड करेगी ओवरसाइट एंड फीडबैक एंड इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम रीच द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, यानी जो भी बेनिफिशरीज यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन बेनिफिशरीज तक जो है ये सारे प्रोग्राम्स का जो फ़ायदा है वो पहुँचना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पे जो भी एनसीबीसी यहाँ पे देखेगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी अपना फीडबैक देगा, जो भी उसने वहाँ पे ओवरसाइट देखा है चीज़ों को मतलब वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चेक किया है तो उसके रिगार्डिंग वो जो भी अपना रिकमेंडेशंस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे जो फंक्शंस थे नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करें रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन की, कि द कमीशन प्रेजेंट करते हैं एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इट कैन ऑल्सो सबमिट अ रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी। द प्रेसिडेंट प्लेस करेंगे सारे के सारे रिपोर्ट्स को बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद मेमोरेंडम होगा एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन। यानी कमीशन ने जो जो चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड की थी उन रिकमेंडेशंस को कितना फॉलो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे के सारे चीज़ें भी यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। द मेमोरेंडम शुड ऑल्सो कंटेन द रीजंस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑफ द सच रिकमेंडेशंस। यानी बाकी जो रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, उनमें से किन किन रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे एक्शंस लिए गए हैं वो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, और किन किन रिकमेंडेशंस पे एक्शन नहीं लिया गया है। नॉन एक्सेप्टेंस के यहाँ पे जो रीजंस होंगे यहाँ पे क्लियरली बेसिकली यहाँ पे मेमोरेंडम में लिखे गए होंगे, सो दैट वो जब रिपोर्ट, वो तीनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जब पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी तो दोनों हाउसेस के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के द्वारा उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि भाई जेन्युइन है ये रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशंस दी गई है वो जेन्युइन है, तो अगेन यहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया जा सकता है कि भाई ये जो रिकमेंडेशंस यहाँ पे कमीशन दे रहा है आप उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप कहीं ना कहीं उनको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं एडवांसमेंट देखने को मिलेगा बैकवर्ड क्लासेस का। तो अगेन वो कितना सही है कितना गलत है, अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही हाउसेस के द्वारा इस चीज़ पर डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सके। प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड करेंगे एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशंस पर्टेनिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट, मतलब पर्टेनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये अगेन यहाँ पे रिपीटिव हो चुका है कि द गवर्नमेंट प्लेसेस जो रिपोर्ट होगी बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखेगी along with the memorandum explaining the action taken on the recommendation of the commission. The memorandum such also contain the reasons for non-acceptance of any such recommendations. Again जब वो रिपोर्ट दोनों हाउसेस जो है बेसिकली लेजिस्लेचर के पास जाएगी तो अगेन वहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी होंगी रिपोर्ट्स में कि क्या क्या चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी है और क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की है, एक्सेप्ट ना करने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें पावर्स ऑफ द कमीशन की, तो कमीशन इज़ वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट ओन प्रोसीजर। ने अपने खुद का प्रोसीजर किस तरीके से वहाँ पे करना है तो उसको खुद की प्रोसीजर को रेगुलेट करने की पावर कमीशन को दी गई है। कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट एंड इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोइंग मैटर। यानी जब हमने बात की थी किस तरीके से मान लो कोई कंप्लेंट आती है कि भाई एक पर्सन है बैकवर्ड क्लास का, बोले कि भाई यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन देने से मना कर रही है, तो अगेन यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैटर को, उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करना, वो सारे के सारे फैक्ट्स को ध्यान चेक करना, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम एनसीबीसी को यहाँ पे पावर देख, सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वो पावर कहीं ना कहीं एनसीबीसी के पास भी होनी चाहिए, सो दैट वो फ्री तरीके से फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके। पहले हम बात करें तो सम्मन करना, इन्फोर्स करना अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ। यानी एक पर्सन को जो कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है उसको सम्मन करना, बुलाना अपने ऑफिस में, उसको कहीं ना मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में वो पर्सन होगा तो उसको यहाँ पे सम्मन किया जाएगा, उससे ओथ लिखवाई जाएगी कि भाई जो भी आप कह रहे हो सही कह रहे हो, सच कह रहे हो, तो उसकी गारंटी भाई ले लो आप, ठीक है। साथ ही साथ रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर कोई मान लो डॉक्यूमेंट है तो उसको अपने ऑफिस में बुलाना उस, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत हो सकती है। मान लो किसी पार्ट में कंट्री के मतलब जो इंडिया है उसके डिफरेंट स्टेट में मान लो डॉक्यूमेंट है तो उसको वहाँ पे बुलाना। तो हो सकता है कि अगर आप किसी को सम्मन के लिए बोल रहे हो वो आपको बोलेगा कि भाई मैं तो आ नहीं सकता, बट एक सिविल कोर्ट की पावर अगर होगी एनसीबीसी के पास तो जिस तरह से आप सिविल कोर्ट का सम्मनिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो सिमिलरली एनसीबीसी के सम्मन को भी कोई इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। दैट्स वाई यहाँ पे देखने को मिलेगी उन्हें इक्वल पावर दी गई है। साथ ही साथ रिसीव करना एविडेंस ऑन एफिडेविट। एफिडेविट आपको पता ही है कि रिटर्न में यहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट को अंडर अपने सिग्नेचर के थ्रू यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एंड रिक्वेस्टिंग करना एनी पब्लिक रिकॉर्ड की फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। ठीक है, तो जो भी पब्लिक रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर ऑफिस में, कोई कोर्ट में, उसको फर्दर देखना। इशूइंग समन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड एनी डॉक्यूमेंट। अगेन कोई विटनेस है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई विटनेस है तो उसको अपने ऑफिस से बुलाना, या फिर एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। इन सब चीज़ों के अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि आप ये भी परफॉर्म कर सकते हो, ये भी पावर आपके पास है, तो वो भी पावर आपको देखने को मिलेगी। एनसीबीसी यूज़ कर सकता है उस पावर को वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट।
एंड देन यहाँ पे बताया गया किस तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ भी पॉलिसीज़ बना रही है तो उस पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं आप एक बार नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट कर लो, बिकॉज उनके पास ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है उनसे रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज उनके पास है। अगर वो अपनी इनपुट देंगे तो वो पॉलिसीज़ और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। पॉलिसीज़ अगर बेहतर होंगी तो बेहतर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और फ़ायदा जो है फिर जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको अच्छी तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो चुका है। छोटा ही चैप्टर था एंड आई एम श्योर आपको कोई भी डाउट ना हो, बिकॉज हमने अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। इन केस फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।